प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग से पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। यह लिखा गया है कहानीकार स्वयं प्रकाश के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम स्वयं प्रकाश जी के जीवन के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जरा सा जानते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1947 हमारी आज़ादी का साल है और इसी साल इंदौर, मध्य प्रदेश में स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। स्वयं प्रकाश जी की पढ़ाई जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी और एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठान में, कंपनी में वो नौकरी करते थे और इनका ज़्यादा समय जो था वो राजस्थान में बीता था, बचपन का भी और इनके नौकरी का भी। ज़्यादातर दिनों तक ये राजस्थान रहे। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश जी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर, माने अपने आप से रिजाइन करके भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका मैगजीन है, वसुधा हिंदी की, उसी के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। 8वें दशक अर्थात 1980 के साल में, उस दशक में स्वयं प्रकाश जी समकालीन कहानी, वर्तमान समय में लिखी जाने वाली कहानियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इन दो उपन्यासों की बड़ी चर्चा हुई है, इनकी बड़ी बड़ाई हुई है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। ये उनके जीवन की उपलब्धियां भी हैं। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इनकी कहानियों की जो विशेषता है वह मध्यम वर्ग पर ज़्यादातर लिखी जाती है। तो मध्यम वर्गीय जीवन कैसा होता है, उसके कुशल चितेरे, माने उस पर अच्छी पकड़ रखने वाले, अच्छे से ध्यान देने वाले स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, माने जो वर्ग शोषित होता है, जो वर्ग दलित होता है, उसकी चेतना पर आधारित इनकी कहानियाँ होती हैं। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव जो हो रहा है, उसके खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है, उसके विरोध में भी इनकी कहानियाँ लिखी गई हैं। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। रोचक किस्सा गोई, रोचक माने जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, किस्सा गोई माने जिस तरह से पुराने ज़माने में घर के बड़े बूढ़े किस्सा सुनाया करते थे, जो बड़ा ही रोचक होता था, बड़ा ही अच्छा लगता था, उसी शैली में, उसी प्रकार की इनकी कहानियाँ भी हैं। और ये हमारी वाचिक परंपरा को, हिंदी की वाचिक परंपरा को, माने बोलने, वाचक माने बोलना, तो वाचिक परंपरा को ये कहानियाँ समृद्ध करती हैं, अर्थात लोग इन पर बातचीत करते हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं हमारी कहानी के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, नेताजी का चश्मा। इसमें ये बता रहे हैं कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता, अर्थात जो हमारी ज़मीन है, हमारा जो एक देश का नक्शा है, वही हमारा देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। अब कह रहे हैं कि जो देश बनता है वो केवल सीमा रेखा नहीं है हमारे देश की, उसमें रहने वाले लोग, पशु पक्षी, नदी, पेड़, पहाड़, पौधे, वनस्पतियाँ, इन सारी चीज़ों से और इनसे प्रेम करने वालों से बनता है। और जो इनसे प्रेम करते हैं वही वास्तव में देशभक्ति का पालन करते हैं, वही वास्तव में देशभक्त हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा, इसमें एक कैप्टन है जो चश्मा बेचता है
उसके माध्यम से वो क्या करता है, कौन सी घटना का उल्लेख इस कहानी में किया गया है, उस घटना के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान का रेखांकन किया गया है कि हर व्यक्ति जो है वो बंदूक लेकर के सीमा पर नहीं खड़ा हो सकता। हमारे समाज में भी लोग होते हैं, लेकिन समाज में रह कर के हम अपनी देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं, इसका एक सफल चित्रण इस कहानी में किया गया है। हमें एक रास्ता दिखाया गया है कि कैसे हम अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं और किस तरह से अपने राष्ट्रभक्ति के द्वारा, देशभक्ति के द्वारा हम देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं, अर्थात देश में सारी चीज़ें केवल जीवन का न्यौछावर कर देना, जीवन को बलि चढ़ा देना, मैंने पहले ही कहा है कि यह देशभक्ति नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपनी देशभक्ति जाहिर कर सकते हैं। कहानी यह कहती है कि बच्चे ही नहीं बड़े भी इसमें शामिल हैं। इस कहानी में हमें एक जगह देखने को मिलेगा कि जो देशभक्ति की भावना है वह केवल बुद्धिमानों में ही नहीं है, वह केवल बड़े लोगों में ही नहीं है। जो बच्चे हैं, अबोध हैं, जिनकी देशभक्ति का स्तर वो नहीं है जैसा हम महसूस करते हैं, देशभक्ति की भावना उनके अंदर भी पाई जाती है। पर वो कैसे पाई जाती है हम कहानी में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब हैं, हालदार कहा जा रहा है हवलदार को, सेना में हवलदार हैं, उन्हीं को हालदार साहब कहा जा रहा है। और वो अपनी टुकड़ी, जो कंपनी उनकी है, टुकड़ी के काम से हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान है, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार है। अब कह रहे हैं जिस कस्बे से वो गुजरते हैं उस कस्बे का जो आकार है वो बहुत बड़ा नहीं है। जो पक्का मकान होता है, यदि हम उसकी बात करें तो उस कस्बे में पक्के मकान बहुत कम हैं, और यदि जिसे हम बाजार कहते हैं, जैसा बाजार होता है, तो वैसे केवल एक ही बाजार है जो उस कस्बे में है। कस्बे में लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। यहाँ देखिए एकदम सामान्य सी भाषा में इनकी कहानियाँ चल रही हैं। भाषा की एक चीज़ आप इसमें पढ़ें, एक ठो नगर पालिका। ठो शब्द का प्रयोग जो है हम केवल के लिए करते हैं, भोजपुरी में ऐसा बोला जाता है। तो उस भोजपुरी में एक ठो माने एक ही जो है उसको एक ठो के रूप में कहा गया है, और हम उसका प्रयोग यहाँ देख रहे हैं। तो कस्बे में और जो जानकारी कस्बे की है उसमें एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर हैं, 2 छोटे छोटे सिनेमा घर भी हैं, और एक ठो नगर पालिका है, और नगर पालिका का कार्यालय है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अब नगर पालिका चूँकि बनी है तो वो कुछ न कुछ कार्य उसके द्वारा किया जाना ही था। वो कुछ न कुछ उसका कार्य, नगर पालिका का कार्य है कि नगर को स्वच्छ रखना, नगर की देखभाल करना, तो वो ऐसे कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। ये छोटे मोटे कार्य हैं कि वो टॉयलेट्स बनवा देती है, कभी सड़कें पक्की करवा देती है, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती है, और कभी सम्मेलन माने विभिन्न प्रकार के कवियों को बुलवा करके उनका एक सम्मेलन तय कर देती है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब कह रहे हैं कि उसी में कोई एक उत्साही व्यक्ति आया, प्रशासनिक अधिकारी आया, और उसने चौराहे पर, जो मुख्य शहर है उसके चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी। और जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। और आप ठीक समझिए तो उस प्रतिमा के बारे में भी नहीं है, उस प्रतिमा से जुड़े हुए एक छोटे से हिस्से के बारे में है। जो कहानी हम पढ़ेंगे वो उसी प्रतिमा से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है कि क्या हुआ था। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश
कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब सबसे पहले तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो मूर्ति कैसे बनी होगी। उस मूर्ति को देखने के बाद जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसके हिसाब से यह महसूस किया जा रहा होगा कि उस मूर्ति को बनाने में कैसे काम किया गया होगा। लेकिन ये जो अंदाज़ा है वह भी बहुत अच्छा है, हमारी सरकारी व्यवस्था पर पूरी तरह से प्रहार करता हुआ दिखाई देता है कि सरकारी व्यवस्थाओं में काम कैसे होता है। कह रहे हैं कि पहली चीज़ तो जो नगर पालिका के लोग थे उनको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। दूसरी चीज़, जो मूर्ति की लागत थी उसमें जितना खर्च होने वाला था और नगर पालिका का जो बजट था, जितना उनके पास पैसा था, इन दोनों में बड़ा अंतर था, ज़्यादा खर्च होने वाला था, इसलिए बहुत अच्छे मूर्तिकार से वो बनवा भी नहीं सकते थे। इसके बाद चूँकि बहुत सारे निर्णय करने में, अनेक लोगों से बात करने में बहुत सारा समय चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया होगा, एक दूसरे से बातचीत करने में बर्बाद हो गया, चूँकि उस समय फ़ोन की व्यवस्था इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो लोग चिट्ठियों से लोगों से दाम मूल्य आदि पूछा करते थे, तब जाके वो किसी को आर्डर दे सकते थे। और अंत में जब समय एकदम नज़दीक आने वाला हो गया होगा कि जैसे तय किया गया होगा कि इतने समय बाद हम मूर्ति को लगवा देंगे, और समय जब एकदम नज़दीक आ गया होगा तो फिर किसी स्थानीय मूर्तिकार को, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। अच्छा, मोतीलाल जी को यह काम क्यों सौंपा गया? पहली चीज़ तो जो मोतीलाल जी हैं, चूँकि ये मोतीलाल जी ही नहीं थे, हम एक उदाहरण के रूप में बात कर रहे हैं। वहाँ जो सरकारी हाई स्कूल था, जो अकेला हाई स्कूल था, उसमें ड्राइंग के, उसमें कला के टीचर थे, कला के अध्यापक थे जो कला बना सकते थे। तो चूँकि वो चित्र बना सकते थे इसलिए ऐसा माना गया कि मूर्ति भी बना ही लेंगे, और उन्होंने कहा भी कि हम महीने भर में बना करके दे देंगे। तो आखिरकार जब कहीं से कोई काम नहीं बन पाया तो फिर उन्हीं मास्टर साहब से मूर्ति बनाने को कहा गया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से नोक कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई कोई 2 फुट थी। टोपी की नोक, हमेशा वो टोपी पहनते हैं, तो उसकी नोक से लेकर के और कोट के दूसरे बटन तक की, जो यहाँ पर दूसरा बटन होता है, इसके बीच में जो ये 1 फीट की दूरी है, ये लगभग 2 फीट की रही। अर्थात मूर्ति का जो आकार था वो ठीक नहीं था, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। माने वास्तविक जो मूर्ति थी नेताजी की उम्र की थी, उस तरह के वो लग नहीं रहे थे, वो थोड़े कमसिन लग रहे थे। कमसिन का अर्थ होता है कम उम्र के, मासूम अर्थात बच्चे जैसे। फौजी वर्दी में जो मूर्ति बनी थी उसकी वर्दी फौजियों की तरह थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। दिल्ली चलो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र का प्रसिद्ध नारा था। तो यदि आप मूर्ति को देखिए तो ये चीज़ें सहसा अपने आप ही मन में हमें याद आने लगती थी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी यदि लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं कि पहचान जाएं कि ये नेताजी हैं और नेताजी ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इतना काम करना हो तो मूर्ति एकदम परफेक्ट थी। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब उस मूर्ति में एक कमी हो गई थी जो पहली नज़र में ही खटक जाते थे, ओ इसमें कोई कमी है। वो क्या कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। नेताजी वो गोल एक चश्मा लगाया करते थे, तो वो चश्मा नहीं था, वो भूल गया था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। खैर बात तो ये भी है कि चश्मा भी उस पर लगा हुआ था जब हवलदार साहब ने देखा, लेकिन ये कह रहे हैं कि चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं है। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब उस मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था वो असली चश्मा था, चौड़े फ्रेम का चश्मा था। नेताजी पतले फ्रेम का पहनते थे। यहाँ पर इनकी मूर्ति पर जब चूँकि संगमरमर का नहीं बन पाया था, उसमें कमी रह गई थी, तो बाहर से अलग से लोगों ने पहना दिया था और वो चौड़ा काला फ्रेम का
चश्मा था जिसे मूर्ति को पहनाया गया था, तो वो खटक जाता था। क्योंकि मूर्ति जो थी वो पूरी संगमरमर की थी, एकदम सफ़ेद, और उस पर चश्मा जो था वो काला था। तो जहाँ भी हम नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्तियाँ देखते हैं वो सादा चश्मा ही पहनते हैं। तो वो अचानक से हमारे दिमाग को उस जगह पर पहुँचा देता है, या दिमाग में एक खटक से उत्पन्न करता है कि नहीं, ये चश्मा ओरिजिनल नहीं है, लेकिन लगाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे थे, तभी उन्होंने ये सारी चीज़ें देख ली थी, और देखने के बाद उनके चेहरे पर एक कौतुक माने बड़ा आश्चर्य, कौतुक माने आश्चर्य होता है, तो कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, माने हंसे भी लेकिन आश्चर्य में हंसे कि देखो कौन सी बुद्धि का प्रयोग किया गया है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब उनके मन में ये बात आई कि वाह भाई, बड़ा अच्छा आइडिया है, मूर्ति तो पत्थर की बना दी पर चश्मा क्या है वो रियल लगा दिया गया, असली का लगा दिया गया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अब गाड़ी उनकी आगे बढ़ी, रास्ते में वो जा रहे थे, कस्बे से बाहर हो गए थे, लेकिन उनका दिमाग उसी मूर्ति पर था और बड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जो कस्बे के लोग हैं या नगर पालिका के द्वारा जो ये मूर्ति बनवाई गई है, उनके इस प्रयास को सराहनीय, इसकी सराहना होनी चाहिए, यह एक अच्छा कार्य था। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अच्छा, वास्तव में वह सराहनीय क्यों है कि मूर्ति कैसी बनी है, कितनी सुंदर है, वास्तविक लग रही है कि नहीं लग रही है, उस पर चश्मा असली है कि नकली है, इन सारी चीज़ों का नहीं है। उस मूर्ति के माध्यम से उस कस्बे के लोग, उस नगर पालिका के लोगों ने अपने अंदर की देशभक्ति को जाहिर किया था, देशभक्ति को दिखाया था। वरना देशभक्ति आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। लोग कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, पर वो जानते नहीं हैं कि देशभक्त कैसे बनते हैं, वास्तव में देशभक्ति होती क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर हम आगे भी बहुत चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपके भी मन में ये बात यदि आप गहराई से सोचें, ऊपर ऊपर कहने को तो आप देशभक्त हैं, लेकिन यदि आप गहराई से सोचें तो वास्तव में आप देशभक्ति किस प्रकार से करते हैं, आपका कौन सा ऐसा कृत्य है जो आपको देशभक्त बनाता है, कौन सा आपका कार्य है जो देश के विकास में योगदान दे रहा है। क्या आपकी पढ़ाई लिखाई देश के विकास में योगदान दे रही है? क्या आपकी स्वच्छता, क्या आपके अंदर केवल देशभक्ति की भावना है? तो सबसे पहले हम जो जीवन जी रहे हैं, इसमें हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यह तय करना होगा, और उसी के माध्यम से हम अपनी देशभक्ति को जाहिर कर सकते हैं, और उसी के माध्यम से हम अपने आप को देशभक्त कहने लायक हो सकते हैं। यदि आप जहाँ आसपास हैं स्वच्छता बहुत अच्छी रखिए तो भी आप देशभक्त हैं, क्योंकि आप देश को साफ रखे हुए हैं। आप अपना काम जो कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए, सच्चाई से रहिए, तो भी आप देशभक्त हैं, क्योंकि उससे देश का विकास होगा। आप पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ लिख करके बड़े अधिकारी बनिए, देश के विकास में योगदान दीजिए, यह भी एक प्रकार की देशभक्ति है। आपको और ज़्यादा दिखानी है तो आप सेना में जाइए, विभिन्न प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों के साथ जाइए, इस प्रकार से देश का उद्धार कर सकते हैं। आप बड़े नेता बनिए, बहुत बड़े अधिकारी बनिए। तो देशभक्ति को जाहिर करने के विभिन्न तरीके हैं। चुनाव हमें करना है कि हम अपनी देशभक्ति को किस प्रकार से जाहिर करेंगे, किस प्रकार से हम देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। चलिए आगे भी हम बात करते रहेंगे इस पर। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब दूसरी बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उनको उस मूर्ति में एक अंतर दिखाई दिया। अंतर क्या था कि जो चश्मा था वो बदल गया था। पहले चौड़े फ्रेम का और चौकोर चश्मा था, अब की बार पतले फ्रेम का गोल चश्मा था। अब उनका दिमाग फिर इस बात पर गया और वो प्रसन्न हुए कि ठीक है, मूर्ति का जो कपड़ा है वो तो मूर्ति के साथ पत्थर का ही बना हुआ है, लेकिन जो ये चश्मा है ये तो बदल सकता है। समय समय पर चश्मा बदला जा रहा है, यानी उसमें परिवर्तन आ रहा है।
तीसरी बार फिर नया चश्मा। अच्छा, हालदार साहब तीसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा फिर से एक नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। अब धीरे धीरे उनकी ये आदतों में शुमार हो गया कि जब भी उस कस्बे से गुजरते थे तो कस्बे में एक जगह रुकते थे, वहाँ एक दुकान पर जाते थे, पान खाते थे और फिर उस मूर्ति को ध्यान से देखते थे। और हर बार उन्हें मूर्ति पर लगभग दूसरा चश्मा ही मिलता था, जो पुराना होता था वो नहीं रहता था। जब एक बार कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा। दुर्दमनीय, दमन में दुर उपसर्ग लगाया गया है। दुर माने होता है नहीं या कठिनता से, ठीक है। दमन माने दबा देना। तो जब उनका कौतूहल, उनकी जानने की इच्छा जो थी वो दुर्दमनीय हो गई, माने अब दबाने लायक नहीं रह गई। उनके अंदर ये बात आ ही गई कि आखिर ये चश्मा बदलता कौन है। यह जानने की जो इच्छा थी वो अब ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया, जिसके यहाँ पान खाते थे उसी से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। अब वो जिसके यहाँ पान खाते थे उसी पान वाले से उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, ये जो तुम्हारे नेताजी का चश्मा ये बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। अब जो पान बेच रहा था उसने भी पान खाया हुआ था, मुंह उसका भरा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। जो पान वाला है वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज, हमेशा प्रसन्न रहने वाला काला और मोटा सा आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। हालदार साहब का उसने प्रश्न सुना और आंखों ही आंखों में हंसा, माने उसकी थोड़ी सी हंसी छूटी, उसकी तोंद थिरकी, जो उसकी तोंद थी वो थिरकी। अब हंसने के साथ चूंकि वो मोटा आदमी था तो उसकी तोंद भी थोड़ा सा हिली। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब उसने पीछे घूमा और दुकान के नीचे उसने अपने पान की पीक थूक दी और उसके बाद बोला, कैसे बोला, बत्ती सी दिखाकर, क्योंकि हंसमुख आदमी था तो हंसता ही रहता था। पान खाने से उसकी जो दांत थे वो थोड़े काले पड़ गए थे, उन्हीं दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराने में वो दिखे, बोला कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार साहब ने पूछ लिया क्या करता है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। तो पान वाला समझाता है कि चश्मा चेंज कर देता है, माने चश्मा बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे कि आखिर वो बदलता क्यों है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है। एक ठो लगा दिया, लगा रहने दो, लेकिन इसको बदलने की क्या ज़रूरत है, और रोज़ इतने नए सारे चश्मे कहाँ से वो लाता है। तो पान वाला बता रहा है, कोई गिराहक आ गया समझो, माने कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए, माने उसको जो फ्रेम चाहिए वो चौड़ी चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब कह रहा है कि उसने समझाया, जो पान वाला है, कि मान लीजिए कैप्टन जो है वो चश्मा बेचता है और उसके पास कोई ऐसा ग्राहक आ गया जिसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा। तो वो मूर्ति से जा करके उतार करके उसको दे देता था और मूर्ति पर दूसरा लगा देता था। तो ऐसे ही वो बार बार बदला करता था। हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब इतनी बातें सुनने के बाद हालदार साहब थोड़ा बहुत समझे। क्या समझे कि कोई एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। अब ये लगे सोचने कि जैसे जब वो बिना चश्मे के नेताजी को देखता है तो बड़े दुख में आ जाता होगा, बल्कि परेशान होता होगा कि नेताजी चश्मा नहीं लगाए तो हो सकता है देख न पा रहे हों, या उनकी दूर की या नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर हो गई हो, तो बिना चश्मे के नेताजी का काम चलेगा नहीं, इसलिए वो लगा दिया करता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी दुकान से गिने चुने माने थोड़े से ही उसके पास चश्मे हैं, उसी में से किसी एक को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो वह उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। बात उनको पूरी समझ में आई कि मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े फ्रेम का या जिस तरह का चश्मा उस समय मूर्ति पर लगा हुआ है वैसा फ्रेम वाला चाहिए, तो बेचारा जाता होगा, नेताजी से माफ़ी मांगता होगा, नेताजी दे दीजिए इसे, मैं आपको दूसरा वाला दे दूंगा, तो वहाँ से ले आता होगा और ग्राहक को दे देता होगा, बाद में दूसरा एक चश्मा ले जा करके उस मूर्ति पर फिट कर देता होगा। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, माने बड़ी अच्छी बात है। नेताजी को मज़ा आने लगा इन सारी बातों को सुन करके।
लेकिन भाई एक बात अभी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब नेताजी ने पूछ लिया कि भाई नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया? ये तो अभी की बात है, समझ में आ गया, लेकिन ओरिजिनल वाला कहाँ गया, जो वास्तव में मूर्ति के साथ पत्थर का बना होना चाहिए था? तो पान वाला दूसरा पान तब तक मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंत थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब तक हालदार साहब कुछ सोच रहे थे ये सारी बातें, तब तक जो पान वाला था उसने दूसरा पान उठाया और अपने मुंह में ठूस लिया, खा लिया। उसकी आदत थी हमेशा मुंह में पान रखना। तो इन्होंने फिर उससे पूछा कि एक बात परेशान कर रही है, ये जो नेताजी का पत्थर वाला ओरिजिनल चश्मा था वो कहाँ गया? तो फिर वो अब बेचारा अपना डंडा फेंका जिससे वो पान लगा रहा था, रखा, फिर से मुड़ा पीछे की तरफ, पान थूका, उसके बाद फिर सेम सारी चीज़ें हुई। मुस्कुराया तो पेट हिला, आंखों ही आंखों में मुस्कुराया। उसके बाद फिर इनसे बोला, हालदार साहब से, कि मास्टर बनाना भूल गया। माने जिस मास्टर ने, जिस भी व्यक्ति ने ये मूर्ति बनाई है, वह उनका चश्मा बनाना ही भूल गया था। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ, माने ये सारी बातें वो सोचने लगे। अब जो पान वाला था उसने कहा कि मास्टर बनाना भूल गया, और यह कह करके वो जिस तरह से मुस्कुराया, यह दर्शाता था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेताजी की मूर्ति में चश्मा लगा है कि नहीं लगा है, क्यों बाकी रह गया है, और बाकी रह गया है तो कितना मज़ा आ रहा है इस बात में। लेकिन हालदार साहब चूँकि सेना से थे तो उनकी देशभक्ति या उनको इसकी ट्रेनिंग थी, उनको ऐसा बनाया गया था कि वो देश के अलावा और कुछ अधिक नहीं सोचते थे। तो उन्हें ये बात थोड़ी परेशान की, चकित भी हुए, द्रवित भी हुए, दुखी भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए। यानी वह ठीक सोच रहे थे कि जो मास्टर था उसी ने बनाया था, क्योंकि नीचे उसका नाम लिखा था मास्टर मोतीलाल, और वो कस्बे का अध्यापक ही था। अब ये लगे सोचने कि उसने बनाई होगी, बनाने में कुछ परेशानी हुई, चूँकि पत्थर का चश्मा पारदर्शी नहीं होगा, अगर वो चश्मा बना देंगे तो फिर आंखें नहीं दिखेंगी, तो या फिर शीशे का लगा रहा होगा तो वो भी टूट गया होगा, या फिर वास्तव में बना करके अलग से फिट किया होगा और किसी कारण से वो निकल गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब हालदार साहब जो थे वो, इनको ये सारी बातें बड़ी कुछ कौतुक लग रही थी और विचित्र लग रही थी, लेकिन वो इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे दिए, फिर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। अचानक उनके दिमाग में कोई बात जगी और वो फिर घूम आए और पान वाले से उन्होंने पूछा कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है, क्या यह नेताजी का साथी है? किसी ज़माने में नेताजी के साथ रहा है, उनके साथ काम किया है, या फिर नेताजी ने एक आज़ाद हिंद फौज की संरचना की थी, निर्माण किया था? तो उन्होंने पूछा, क्या ये उस फौज का सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर, माने थोड़ी दूर रोक करके उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब ये जो बातें उसने कही, इसमें उसने कैप्टन का मजाक बना दिया कि फौज में वही जा सकता है जो ठीक ठाक हो। अब ये जो कैप्टन है वो तो लंगड़ा है, और वो जो ये कैप्टन है ये हमारे देश की आज़ादी में कोई काम नहीं कर रहा है, ये कुछ किसी काम का नहीं है, पागल है। ठीक है, वो देखो सामने आ रहा है, आप उसी से बात करो, ले जाओ उसका फोटो वोटो कहीं छपवा दो। तो इस प्रकार से उसने लगभग कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए उसके बारे में जानकारी दी।
हालदार साहब का पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब हालदार साहब को बुरा लगा, लेकिन वो सामान्य नागरिक था, उसके लिए देशभक्ति या जो कैप्टन है वो किस भाव से उस पर चश्मा लगा रहा है, यह बात पान वाला नहीं समझ रहा है। यह बात तो हालदार साहब समझ रहे हैं ना, हवलदार साहब समझ रहे हैं कि वह कहीं न कहीं अपनी देशभक्ति को इसी माध्यम से जाहिर कर रहा है। यदि इसी जगह पर हम पान वाले के बारे में सोचें तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी देशभक्ति को किसी प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है। वो तो देश को और नहीं तो पान खा खा के, थूक करके या विभिन्न प्रकार से वो गंदाई कर रहा है, खराबी कर रहा है। और जो उसके सामने कहीं न कहीं किसी भी माध्यम से अपने देश के प्रति प्रेम दर्शा रहा है तो वो उसका मजाक बना रहा है। तो हालदार साहब को पहले तो इस तरह से उसका मजाक बनाया जाना बहुत बुरा लगा। मुड़कर देखे कि देखें कैप्टन कैसा है, तो अवाक रह गए, माने आश्चर्यचकित हो गए, हतप्रभ रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हुए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। नेताजी हालदार साहब ने क्या देखा कि एक बेहद बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी जैसे नेहरू जी लगाते हैं उस तरह की टोपी लगाए हुए था, आंखों पर काले रंग का चश्मा था और अभी अभी उसके एक हाथ में संदूकची थी, छोटा सा बॉक्स था, दूसरे हाथ में एक बांस का उसने डंडा ले रखा था और डंडे पर विभिन्न प्रकार से ऐसे फट्टियां बांध करके उसमें चश्मे लटकाए थे और अभी एक गली से निकला। तो और उसके बाद फिर एक दुकान के सामने खड़ा हो गया, रुक गया और अपना बांस वहाँ टिका रहा था। हालदार साहब ने अंदाज़ा लगाया कि उसके पास अपनी दुकान भी नहीं है, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब अगली बात जो थी हालदार साहब के मन में वो यह आई कि वो जाने कि आखिर इसका नाम लोग कैप्टन क्यों रखे हुए हैं, ऐसा क्या है। पूछना चाहते थे कि इसका वास्तविक नाम यही है या कुछ और है, लेकिन जो पान वाला था उसने तीसरी बार बताते हुए कहा था, चूँकि उसका तीसरा पान बर्बाद होने जा रहा था जो बच गया था, तो उसने कहा अब की बार अब कोई बात इससे संबंधित मत पूछिएगा, इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, जो हालदार साहब थे उनका ड्राइवर भी परेशान हो रहा था कि आज देर हो रहा है, काम भी था, साहब जीप में बैठकर चले गए। तो अब काम भी था तो साहब जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक लगातार हर 15वें दिन वो एक बार जाते ही जाते थे और 2 साल तक ये लगातार क्रम चला। जब भी वो गुजरते थे तो उस कस्बे से तो नेताजी की मूर्ति देखते थे और उस पर फिर चश्मों को देखते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। जब वो गुजरते थे वहाँ से तो कोई न कोई एक चश्मा नेताजी के चेहरे पर लगा ही होता था। वो विभिन्न प्रकार का हो सकता था, काला, पीला, लाल, चौकोर, जो भी था, लेकिन लगा होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अब जब वो इसको देखते थे तो उनका थोड़ा कौतूहल बढ़ जाता था और वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाते थे जब वहाँ से गुजरते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार ऐसा हुआ करीब 2 सालों के पश्चात कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, कोई चश्मा नहीं था, किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। अच्छा, दुकानें भी बहुत सारी बंद थी, पान वाला भी नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारी दुकानें जो थी वो बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस बार वो चले गए क्योंकि दुकानें खुली नहीं थी, इसलिए किसी से पूछ नहीं पाए। उस बार चले गए। अगली बार जब फिर वो गुजरे तो फिर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो अब पान खाने के लिए रुके तो फिर पान वाले से पूछा, क्या बात है भाई, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला दुखी था,
जब हालदार साहब ने पूछा कि आखिर अब क्या हो गया, क्यों चश्मा नहीं है, तो पीछे मिला, पान थूका, अपनी धोती उठाई, आंखों को पोंछा। उसके बाद बताया कि साहब कैप्टन मर गए। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। यह हालदार साहब के लिए भी बड़े झटके की बात थी। सन्न रह गए बेचारे और कुछ पूछ नहीं पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। आगे कोई बात नहीं की पान वाले से, उसके पैसे दिए और वहाँ से फिर वो गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए, चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। पान वाले की बातें उसे याद आ रही थी। पहली बार जब वो कैप्टन का मजाक बनाया था तो वो सोच रहे थे कि आखिर उस कौम का क्या होगा, उस जनरेशन का क्या होगा जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने, सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले जो हमारे देशभक्त हैं, जो हमारे नेता हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। आप वर्तमान के नेताओं की बात ना करिए तो ही ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में हमारे लिए कुछ किया है, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, जो हमारे आदर्श रहे हैं, आदर्श भी खैर आप क्रांतिकारियों को नहीं बनाते, तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे लोगों पर जो हमारे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किए हैं, दुनिया हंसती है। हमारी नई जनरेशन भी उस पर हंसती है। उनके लिए इन सारी चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए, आज हम जिस भी स्थिति में हैं, जो भी सुख भोग रहे हैं, वो हमारे इन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत था। यदि उन्होंने अपने आप को न्यौछावर ना किया होता तो आज भी हम कहीं बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे होते। न हमें पढ़ने की आज़ादी होती, न हमें रहने की आज़ादी होती, न हमें खाने की आज़ादी होती। यानी हम पूरी तरह से कैद रहते हैं और दूसरों के इशारों पर नाचते रहते। और दूसरों के इशारों पर नाचना कितना कठिन होता है, आप कभी महसूस करके देखिए कि आप अपने माँ बाप के इशारों पर कुछ नहीं कर सकते, आपको बुरा लगता है। फिर तीसरा आदमी आपको आदेश देता और ज़बरदस्ती काम करवाता तो क्या हालत होती, आपके ऊपर अत्याचार होता। तो जिनकी बदौलत आज हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ पढ़ लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उन लोगों का हम कोई भी उपकार नहीं मानते और उन लोगों का नाम आने पर हमें हंसी छूट जाती है। तो यह अपने आप में थोड़ी सी शर्मिंदगी की बात। हालदार साहब बेचारे दुखी हो गए कैप्टन की मौत पर भी और हमारी जनरेशन पर भी, जो हमेशा अपने बिकने के मौके ढूंढती रहती है, हमेशा इस प्रयास में लगी रहती है कि वो किस तरह से भ्रष्टाचार का साथ दे पाए और अपने आप के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाओं की व्यवस्था कर सके। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब की बार जब आ रहे थे तो रास्ते से ही सोचते आ रहे थे कि जो कस्बा है उसका जो चौराहा है, हृदय स्थली माने मध्य क्षेत्र है, चौराहा है, उस पर नेताजी की मूर्ति होगी, लेकिन उस पर कोई चश्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर मास्टर जो है जिसने उस मूर्ति को बनाया था वो बनाना भूल गया होगा और कैप्टन मर गया तो लगाए कौन। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अर्थात ये चीज़ें हालदार साहब को थोड़ी दुखी कर दी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब की बार न रुकेंगे वहाँ पर, न पान खाएंगे, न मूर्ति की तरफ देखेंगे और सीधे हम चले जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया, निर्देश दे दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं है, तुम्हें काम करना, सीधे चले चलना, पान वान कहीं और खाएंगे, काम आज बहुत ज़्यादा है। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। आदत थी हर बार वो उसकी तरफ देखना, आदत से मजबूर होकर के उनकी आंखें फिर से मूर्ति की तरफ उठ गईं और अचानक उनको कुछ ऐसा दिखाई पड़ गया कि उन्होंने कहा कि रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, माने ब्रेक लगी तो आवाज़ भी बड़ी तेज़ी से आई, रास्ते पर जो लोग चल रहे थे वो देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। जीप अभी रुक भी नहीं पाई थी कि वो उसमें से कूदे और जा करके जल्दी जल्दी मूर्ति के सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। और क्या देखा,
मूर्ति की आंखों पर सरकंडे, सरकंडे माने खरपतवार जो होता है, उससे बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यानी बच्चों के द्वारा बनाया गया एक सरगंडे का चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ था, जो छोटे छोटे बच्चों ने खिलवाड़ में बनाया होगा। हालदार साहब भावुक हैं। इस चीज़ को देख करके वहाँ सामने खड़े खड़े हालदार साहब बहुत भावुक हो गए हैं, एकदम रुआंसे हो गए हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। सिर्फ इतनी सी बातें देखी कि नेताजी की जो मूर्ति है, अब चूंकि कैप्टन मर गया है तो उस पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में भी देशभक्ति की भावना है, और उनसे भी ये बात नहीं देखी जा रही है कि नेताजी की आंखें बिना चश्मे के कैसे रह सकती हैं। और उन्होंने सरकंडे का ही, लकड़ी का, खरपतवार का ही चश्मा बना करके और उन पर पहना दिया है, अर्थात वो इसी माध्यम से अपनी देशभक्ति को जाहिर कर रहे हैं। आपका पाठ समाप्त होता है। आगे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप करने की कोशिश करिएगा। आशा करता हूँ आपको आ जाएगा, बड़ा आसान सा है। और इसे लिख करके मुझे प्रेषित कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आप कैसा काम कर रहे हैं। धन्यवाद।